Hello guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue our third chapter of class 12th biology, which is the human reproduction. So guys, I have already posted 3 videos of this chapter. So this is the 4th video of the 4th most important topic from the chapter. As we are doing through the NCERT, so we will be covering each and every point line wise as given in the NCERT books. Okay, so let's start with today's topic. So guys, today's topic that we are going to cover up is menstrual cycle. Menstrual cycle basically very important because ये एक पूरा अपना ही अलग कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अलग टॉपिक है. सो वी हैव टू continue this very carefully. So let's start today's video without wasting any time. So guys, basically menstrual cycle females में होती है and it is a part of reproductive cycle. यानी कि reproduction में बहुत important phase में ये cycle अपना रोल प्ले करती है. Okay, basically ये female primates में, monkeys में, apes में, human beings में and we can say generally mammals में होती है. ओके, सो पहला menstruation या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट टाइम menstrual cycle किसी भी फीमेल्स में उसके प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है. एंड व्हेन दिस menstrual cycle starts in a female, it is given a one important term which is menarche. यानी कि फर्स्ट टाइम व्हेन अ फीमेल हैव्स इट्स menstruation, then that time or that period is known as menarche. Okay, basically ये एक एवरेज टाइम इंटरवल के बीच रिपीट होता है, बेसिकली फ्रॉम 28 to 29 days एंड अराउंड किसी भी फीमेल में अबाउट 50 years की एज तक ये स्टॉप हो जाता है. एंड दिस फेज और दिस एज इज बेसिकली नोन एज मोनोपॉज. सो देखो, menarche मीन्स स्टार्टिंग, आर्क मीन्स स्टार्ट होना एंड मेनोपॉज मीन्स स्टॉप होना. सो menarche की स्टार्टिंग हमें किसी फीमेल में उसके प्यूबर्टी एज में दिखाई देगी एंड मेनोपॉज हमें दिखाई देगा. मेनोपॉज 50 years की एक एवरेज एज होती है जिसमें हमारा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है. ठीक है, अब साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो होती है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये इंडिकेट करती है एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल्स में. एंड बेसिकली मैंने जो कि एक menarche एंड मेनोपॉज के बीच में डिफरेंट करती है. मैं एज आई हैव सीन दिस, और मैंने भी कहीं पढ़ा था ये चीज़ फैक्ट पे. सो व्हेन देयर इज़ द चांसेस ऑफ गेटिंग लेट मैरिड. ओके, सो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्ले करती है. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ह्यूमन बींग्स लेट मैरी करते हैं, यानी कि कोई फीमेल अगर चाहती है कि वो देर से शादी करे एट द एज ऑफ 30 and 35, सो शी मे हैव द कॉम्प्लिकेशन इन हर प्रेगनेंसी बिकॉज तब उसकी कैपेबिलिटी टू कंसीव द बेबी रिड्यूसेस. सो इट इज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये कि ये इंडिकेट करता है एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को. ओके, सो एक साइकिल का इवेंट स्टार्ट होता है एक मेंस्ट्रुएशन से और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक के पीरियड जो होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ए से हमारा किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है तो जब तक सेकेंड फेज यानी कि बी मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा तो ए से बी तक का जो साइक्लिक फेज होगा उसे हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड इज कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में एक ओवम रिलीज होता है, यानी कि एक एग सेल रिलीज होता है फीमेल की बॉडी से. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एग्स होते हैं उनका नंबर फिक्स होता है और वहीं स्पर्म्स जो होते हैं दे आर रिलीज्ड इन अनसर्टेन अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अराउंड 200 to 300 मिलियंस में वो रिलीज होते हैं. ठीक है, सो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेजेस होते हैं कुछ. सो बेसिक 4 फेज होते हैं.
एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंड हम इसको ईजिली समझ सकते हैं कि कौन कौन से 4 फेजेस होते हैं. ओके, सो फर्स्ट फेज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर हम इसको ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हैं. सो यहीं से मेंस्ट्रुअल फेज से ही हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होती है. ओके, और ये ऑलमोस्ट अबाउट 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू करता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है. सो बेसिक 3 इवेंट्स होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल फेज में अकर होते हैं. पहला ये कि इस टाइम कोई भी हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फीमेल की बॉडी में, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो ऑर्डोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पास करेगा. ठीक है, LH, मैंने LH आपको बताया था कि हार्मोन होता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिडक्शन होने लगता है, कम होने लगते हैं. और कॉर्पस ल्यूटेम जो होता है वो भी ऑटोलिसिस के प्रोसेस से पास करता है. और इस दोनों फैक्टर की वजह से हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है. ठीक है, थर्ड जो इवेंट होता है वो ये होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस में होती है, वो जब एग रिलीज होता है तो काफ़ी थिक हो जाती है एंड हाईली सप्लाइड ऑफ ब्लड रहती है. ये इसलिए होता है जिससे कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो फिर वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस वॉल में इम्प्लांट हो सके. ठीक है, सो जब हमारा जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो ब्रेक हो जाती है. ब्रेक इसलिए होती है क्योंकि ब्लड में हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया है. सो यही जो ब्लड वेसल्स हमारी वॉल में प्रेजेंट थी, यही हमारे ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकलती है. एंड दिस इज़ द प्रोसेस नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन, और इन जनरल टर्म पीरियड्स. ओके, सो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो आपको यही बताना है कि जब यूट्रस की लाइनिंग होती है जो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है जब एग रिलीज होता है टू रिसीव इट एज अ फर्टिलाइज्ड गैमीट एंड फॉर इम्प्लांटेशन, तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमारे ब्लड में कम हो गया है तो वो लाइनिंग अब ब्रेक हो गई है. और जब वो लाइनिंग ब्रेक हुई है तो वो हाईली सप्लाइड ऑफ ब्लड थी. सो वही ब्लड हमारा वेजाइना के थ्रू हमारे फीमेल बॉडी से बाहर निकलता है, एंड हम इसी प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. ओके, एंड बेसिकली ये प्रोसेस का एक मेन फैक्टर है कि ये प्रोसेस कब होगा. ये प्रोसेस तभी होगा जब कोई एग फर्टिलाइज नहीं होगा. अगर एग फर्टिलाइज हो गया है सो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा एंड फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट, यानी कि उसने बेबी को कंसीव कर लिया है. शी हैजंट फर्टिलाइज एग इन हर बॉडी. ओके, तो फर्दर हमारा वो जो भी फर्टिलाइज एग रहेगा वो जाके यूट्रस की बॉल में इम्प्लांट हो जाएगा. फिर धीरे धीरे वो डेवलप करके एम्ब्रायो बनाएगा, एंड देन फर्दर वो एम्ब्रायो बनाने के बाद फीटस में कन्वर्ट होगा एंड प्लेसेंटा के थ्रू से न्यूट्रिशन में. बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो अगर फर्टिलाइज हो गया एग तो उसके बाद कंटिन्यू होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट फेज हम डिस्कस करेंगे फॉलिकुलर फेज या लिफरेटिव फेज. ओके, सो ये जो फेज होता है फॉलिकुलर फेज हमारा अराउंड 14 डेज के लिए कंटिन्यू करता है. ठीक है, यानी कि हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज जो था वो 3 to 5 डेज था. नाउ हमारा जो फॉलिकुलर फेज था वो 14 डेज का था. और मैंने आपको टोटल बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक इंटरवल टाइम पीरियड क्या था, एवरेज 28 डेज. सो अभी तक हम एवरेज लेते हैं 5 डेज हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, फिर 14 डेज हमारा क्या हुआ, फॉलिकुलर फेज हुआ. सो अब इस फॉलिकुलर फेज में कुछ 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं. पहला ये होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं ओवरी में, या फिर हम कह सकते हैं बेसिकली ये प्राइमरी फॉलिकल्स होती है हमारे स्पर्मोगोनिया में, यानी कि स्पर्म में. तो जो हमारी प्राइमरी
फॉलिकल्स ओवरी में होती हैं वो फुल्ली मैच्योर हो जाती हैं, गैरफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि पहला इवेंट यही होगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो थी ओवरी में वो फुल्ली ग्रो हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं और बन गई हैं गैरफिन फॉलिकल। ना सेकेंड प्रोसेस है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल लाइनिंग थी हमारी यूट्रस में वो रीजनरेट होना शुरू होती है, यानी कि दोबारा से बनना शुरू होती है प्रोलिफरेशन के प्रोसेस से। ठीक है, अब थर्ड हमारा ये है कि ओवरी में और यूट्रस में कुछ चेंजेस होते हैं और चेंजेस होते हैं पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन के रिलीजन में भी, यानी कि हमारा ओवरी और यूट्रस में चेंजेस हुए, इनके चेंजेस की वजह से हमारा पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स में भी चेंजेस हुए। यानी कि कौन कौन से ओवरियन हार्मोन्स हमारा ईस्ट्रोजन और पिट्यूटरी FSH। ओके, फोर्थ प्रोसेस ये होगा हमारा, फोर्थ इवेंट जो अकर होगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स की जो सिक्रेशन होगी वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी फॉलिकुलर फेज में, और इस वजह से हमारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी होगा बहुत ही हाई अमाउंट पे, किससे? ग्रोइंग फॉलिकल से। ठीक है, तो 4 फेजेस थे फॉलिकुलर फेज में। ये पहला कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में थी वो फुली मैच्योर करने लगी। दूसरा कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो थी यूट्रस में वो फिर से जनरेट होने लगी, रीजनरेट हुई। तीसरा ये कि ओवरी और यूट्रस में चेंजेस हुए जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, यानी कि ईस्ट्रोजन और FH हार्मोन्स के लेवल में भी चेंजेस हुए। फोर्थ ये इवेंट हुआ कि जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स यानी कि LH और FSH हार्मोन्स थे उनका सिक्रेशन में इंक्रीजिंग अमाउंट इंक्रीज हुआ उनके में, और इसकी वजह से हमारा ईस्ट्रोजन में का भी सिक्रेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब हमारे थर्ड फेज जो आती है वो है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज का होता है, ये होता है अराउंड 14th ऑफ डे ऑफ द साइकिल, यानी कि साइकिल के मिडल में होता है। सो अराउंड 14th डे जो होता है उस डे को हम उस दिन हमारा ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, यानी कि जो LH और FH और हार्मोन्स रिलीज होते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स वो अपने पीक पे होते हैं इस फेज में। ठीक है, अब इसमें कुछ जो इवेंट्स होते हैं वो ये कि LH जो हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन एकदम कॉन्टिन्यूस हो जाता है, बहुत ही फास्ट रैपिड हो जाता है, यानी कि ये मैक्सिमम लेवल में इंक्रीज करता है मिडिल ऑफ द साइकिल, जिसको हम LH सर्ज कहते हैं, SURG, LH सर्ज। इससे होता है कि ये जो इंक्रीजिंग हुई है बेसिकली LH हार्मोन में, उसका यही होता है कि इसकी वजह से गैरफिन फॉलिकल ब्रेक हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ओवम रिलीज हो पाता है ओवरी से, और इस पीरियड को हम कहते हैं ओव्यूल्यूशन। फाइन, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फेज क्या था कि जब हमारा LH हार्मोन एकदम मैक्सिमम लेवल में कंटिन्यूसली रिलीज होने लगता है, और ये होता है साइकिल के मिडिल में, यानी 14th वाले दिन में ये फेज में होता है, और इस 14th डे के फेज को हम कह लेते हैं LH सर्ज। और इसके इंक्रीजिंग में यानी LH हार्मोन के इंक्रीजिंग अमाउंट की वजह से हमारा गैरफिन फॉलिकल ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ओवम रिलीज हो पाता है। सो इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब ये एवोल्यूशन फेज हमारा नेक्स्ट वाले फेज से फॉलो किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ल्यूटील फेज। ठीक है, ल्यूटील फेज हमारा अराउंड 10 दिन यानी जो हमारा 10 डेज का टाइम पीरियड होता है उतने दिन ये ल्यूटियल या फिर सिक्रीटरी फेज अकर करता है। तो इसमें अब बेसिक 4 इवेंट्स होते हैं। पहला ये कि जो भी बच्चे कुछ पार्ट होंगे गैरफिन फॉलिकल से वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में।
ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में। तो दो इवेंट हमने देखे। पहला इवेंट ये था कि हमारा जो गैरिफिन फॉलिकल ब्रेक हुई थी एवोल्यूटरी फेज में, वो उसके बचे हुए पार्ट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, और यही कॉर्पस ल्यूटियम हमारा बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारा एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। अब एंडोमेट्रियम इम्पॉर्टेंट है, इसका मेंटेनेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये नेसेसरी होता है फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करने के लिए यूट्रस में। ठीक है। एंड कुछ अदर इवेंट्स भी होते हैं प्रेगनेंसी में जिसमें एंडोमेट्रियम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, और इसी एब्सेंस में यानी कि फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट का मतलब कि डिसेबल हो जाती है या फिर इनविजिबल हो जाती है। ठीक है। इस वजह से हमारा एंडोमेट्रियम में डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है। सो ये 4 फेसेस थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे। सो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही कॉमन है। नाउ गाइस, यू कैन सी वन पिक्चर ऑन योर स्क्रीन्स. It represents basically the 4 cycle phases of menstruation. So first phase मैंने जैसे बताया था menstrual, second follicle, then third ovulation and last one luteal. So make a flowchart for understand. Guys, जो भी चीज़ें डायग्राम या फिर कलरफुल अट्रैक्टिव फॉर्म में रहती हैं so वो जल्दी याद होती है. So just make the flowchart for understanding better. So guys, it was all about today's video. Thank you for watching. Do like, share and subscribe to my YouTube channel for more such videos, and stay home, stay safe. Thank you.